फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा 1D मोशन, 2D मोशन, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई देयर इज वेलोसिटी, देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, all those things we studied, but we never thought of what are the causes of these things. Why velocity changes, why from rest body comes into motion, from motion why does it come to rest. So what are the causes? We studied the effect of certain thing, and that certain thing due to which these effects are being noticed is called force. फोर्स के कारण ही किसी बॉडी के स्टेट में चेंज होता है। स्टेट मतलब या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में है। तो उसमें जो चेंजेस होते हैं, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी कम होती है, रेस्ट से मोशन में आता है, मोशन से रेस्ट में आता है, उसमें एक्सेलरेट होता है। ये सभी चीजें किस लिए होती हैं? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट में। तो आज हम स्टडी करेंगे फोर्सेस के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने तरह के फोर्स होते हैं, उसका इफेक्ट कैसे होता है, वगैरह वगैरह। सो पहली बात करेंगे हम, दिस चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता क्या है? डे टू डे लाइफ में आप हमेशा बात भी करते हैं कि भाई हमने फोर्स लगाया है, फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को यहां से वहां किया है। तो एक्चुअली फोर्स को लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? सो फोर्स इज डिफाइंड लाइक, फोर्स इज समथिंग which changes or tries to change the state of an object. अब बात यह है कि स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट या तो मोशन में है या तो रेस्ट में है। स्टेट यही बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो चल रहा है। सो स्टेट इंप्लाइज, हम बोलते हैं स्टेट की जब हम बात करते हैं, स्टेट इंप्लाइज वेलोसिटी। बात समझ आ रही? स्टेट क्या इंप्लाई करता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो जीरो है, राइट, या तो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, या फिर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सो दो ही तीन एस्पेक्ट्स है स्टेट ऑफ द बॉडी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट मींस इट इंप्लाइज वेलोसिटी। अब बात आती है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। तो पहला, इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट in motion from rest। पहला काम ये करता है, स्टेट चेंज होता है, रेस्ट में ऑब्जेक्ट था उसको मोशन में लेकर गया। दूसरा क्या करता है? इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट फ्रॉम मोशन। एक काम ये करता है। थर्ड काम क्या करता है? अभी ऑब्जेक्ट सीधे जा रहा है, ऐसे हम फोर्स लगाएंगे तो टर्न हो जाता है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑल्सो। सो आई कैन से इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। चौथा क्या करता है? एक बैलून है या बॉल है, हम उसको फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इट चेंजेस द शेप ऑल्सो, इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
Means these are called effects of force. हम ऐसा बोल सकते हैं. These are the effects. There are many effects. So these are the major effects of force. तो force apply करने से क्या होता है? These are the changes. अभी देखो, brings the object in motion. Suppose the object is kept on the ground. हमने force apply किया एक F. अब क्या होगा? बॉडी मूव करने की टेंडेंसी रखेगी, इमीडिएटली चलेगी नहीं, ड्यू टू फ्रिक्शन. दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर. जैसे हम इस पर फोर्स लगाते हैं इस मास m पर, इट गेन्स वेलोसिटी v. मींस फर्स्ट स्टेट बिगनिंग में क्या था? इनिशियली it was at rest. When force is applied, it gains velocity from rest to motion. So पहला कंडीशन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन ये होता है. अगर ऑब्जेक्ट, सेकेंड केस की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v. हमने एक अपोजिट फोर्स इसके ऊपर लगाया, राइट? दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v. अपोजिट फोर्स हम लगाते हैं ऐसा. फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही है, हम उस पर ब्रेक लगाते हैं. ब्रेक लगाने पर वेलोसिटी कम्स टू, ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट. ब्रेक लगाने से वेलोसिटी कम होती है. यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां वेलोसिटी कम हो रही है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इफ फोर्स इज अप्लाइड, वेलोसिटी डिक्रीजेस. एज आई सेड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसको यूं समझो, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. अभी इस पर हमने एक फोर्स लगाया इधर से. अब क्या होगा? ये तो वेलोसिटी से चली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सपोज हमने फोर्स लगाया. सो इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. साइमल्टेनियसली इट विल चेंज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? ये इधर भी चलने लगेगा. सो इट विल चेंज दिस डायरेक्शन. It will be going in this direction. It means it changes its direction. Third case, force changes its direction. So suppose दो फोर्स लग रहा है F1 और F2. So suppose F1 में ये वेलोसिटी है, F2 में ये डायरेक्शन है. प्लीज, अगर F जो है ज्यादा है, F ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायरेक्ट चेंज ज्यादा चेंज होगा. मतलब कि F1 मीन्स व्हेन F1 is greater than F2, तो डायरेक्शन ऐसे होगा, राइट? ज्यादा फोर्स लगाया तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, कम फोर्स रहेगा तो, राइट? दिस इज फॉर मोर फोर्स एंड दिस इज फॉर लेस फोर्स. सो एंड फॉर शेप, एज आई सेड, balloon etc., if you press it, shape gets changed. So these are the effects of forces. So we will talk about what are the different kinds of forces, right? So just now we discussed about the force, definition of force, and the how does it affect on the object, right? So how does it change the state? So what are the different types of forces? जब types of forces की बात करते हैं तो दो तरह के forces आप देखेंगे. एक force जो contact से आता है, हम कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, we are in contact with that object. ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम पुश कर रहे हैं. So this is called a contact force. कुछ फोर्सेस इस तरह से होते हैं, कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट बट दे एक्सर्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल, एनी ऑब्जेक्ट, सपोज आई एम होल्डिंग दिस. सो एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग इट, इट इज हियर. द मोमेंट आई विल लीव इट, इट विल कम डाउन. व्हाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ड्यू टू अर्थ. अर्थ इज नॉट कॉन्टेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट, स्टिल इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बेसिकली, right? So it is caused by a distant force, non-contact force, or it is called gravitational force. So some forces are such where there is contact between the objects, and some forces are such where there is no contact between the objects but still force exists. So I can say there is two different types of forces. One is due to contact, another is without contact, right? So types of forces. So we can say contact forces.
when we talk about contact forces, so what are the types of forces come in that? First comes the normal reaction, that I will explain what is normal reaction. Then comes tension, tension in the string, tension in string. Third comes spring forces, right? And fourth force is a frictional force, frictional forces. So these forces are observed due to contact between the two forces, right? And some forces are there which, as I told you, so those forces are non-contact forces, you can say, non-contact forces. Which are these forces? First one I can say gravitational force, gravitational force. Second one, magnetic force, magnetic force. Third, you can say electrostatic force. Such forces are there which are without contact we are getting. Besides that, some more forces are there. Those forces are one is nuclear forces, right? And it is called sometimes strong forces also, strong forces. And second one is weak forces. So these two forces related to nucleus of an atom. So there also strong forces and weak forces both exist. That will be discussed later. But at the moment we are going to discuss these forces, contact forces and non-contact forces. Non-contact forces are gravitational, magnetic, electromagnetic forces. These things we will discuss later. Initially in this chapter particularly, these forces will be taken first. Friction we will take in the next chapter, so that we will discuss what kind of these forces are, right? So first one, suppose we are talking about normal forces. So normal forces we will discuss, normal forces. So I will give you an example. What are the normal forces? Such forces always act perpendicular to surface in contact. For example, on this surface one object is kept. There is the surface and one object is kept on it. Suppose its mass is m. So due to gravity it will exert some pressure force on the surface, and the surface also exert one force that is called the normal reaction, and this angle is always perpendicular to surface in contact. Such forces are called normal forces. So normal force you will see, and that we will discuss later when we study Newton's laws. Then what is the effect of normal forces, how these normal forces are getting balanced, all those things we will look at. So this is called the normal force. Even on inclined plane, suppose on this inclined plane one object is kept. So here what will the normal force? Even though mg is acting downward, mg, weight of the object, but normal force is acting perpendicular to the surface. This is n, this is 90 degrees. So normal forces, when they are two objects are in contact, the normal force always act perpendicular to the surface in contact. I can give you another example. See, this is the surface, two objects are there, they are in contact, that is 1, this is 2, they are in contact, right? When some force is being applied on this, so this object will exert some force on this. So this will be N1 on 2. 1, 2 means force exerted by, that is the normal force exerted by 1 on 2, and similarly this will exert force. So it is, of course, it is 2 by 1, it is N1 on 1 by 2, means this is 90 degrees. Surface in contact is this, right? So normal to this object will apply normal force on this,
and this will apply normal force on this way, and this is possible only if this force is being applied on. जब इधर से हम फोर्स लगाएंगे तब ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर ये फोर्स नहीं है तो इन दोनों के बीच का फोर्स जीरो रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन कब होगा, जब ये फोर्स लगेगा तभी तो कोई बात आती है उस पर, राइट, अदरवाइज नो फोर्स। सो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करता है, द फंडामेंटल कंसेप्ट इज क्लियर। नॉर्मल रिएक्शन की थोड़ी और बात कर लेते हैं, राइट, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ही थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसा हमने बताया, ये सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, सरफेस के कारण इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन n एक्ट करेगा। नाउ द बॉडी इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसका मतलब उसमें दोनों फोर्सेस बराबर हैं। इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, मतलब क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी आप ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू वेट। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू ऑलवेज। हम आगे देखेंगे किस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड, बट यू रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, ये भी था हमारा एग्जाम्पल, इंक्लाइंड प्लेन पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, राइट। अभी इसका mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक दिस। अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड टोटल एंगल दिस इज 90 एंड दिस विल बिकम थीटा। सो mg का ये कंपोनेंट इधर लेंगे तो आ जाएगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो mg sin थीटा। अब ये अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, सो इस डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो है। वो कैसे है, दैट विल बी डिस्कस लेटर, दैट विल बी कॉज्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, वो चीज बाद में देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। सो इस डायरेक्शन में फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, राइट। n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। इन सर्टेन कंडीशन normal reaction force changes, that will be discussed later. Second type जो हमने लिखा है, tension in the string। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग किस तरह का होता है, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज वन ऑब्जेक्ट इज हैंगिंग, दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज स्ट्रिंग and from the rigid support it is hanging. Now this object has got some weight, mg weight downward act कर रहा है इस पर, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग इसको सपोर्ट करके, if this string is not allowing this object to come down, right, so it means this string is, some force is being exerted by this string in upward direction. So since this is the mass, it is downward force is acting, so tension in the string causes to keep this object at rest। टेंशन के कारण ही ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा मुद्दा ध्यान में रखना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज acting away from the object with which is in contact। दोबारा बोल रहा हूं कि टेंशन हमेशा away from the object रहता है with which it is in contact। ये स्ट्रिंग इससे कांटेक्ट में है तो टेंशन अपोजिट में रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स लगाएंगे इधर मूव करने के लिए तो इट विल अपोज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
लाइकवाइज यहां पर वो कांटेक्ट में है तो सिंगल स्ट्रिंग है तो इतना ही टेंशन अपो अवे फ्रॉम द कांटेक्ट लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा. सो दिस इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. Tension balances, right? So this way effect of tension in the string, that is also a contact force. Contact force इसलिए है कि it is in contact over here, it is in contact over here. It always acts away from the contact with the object. Now we will talk about third force, that is spring force. That is spring force. स्प्रिंग फोर्स में भी सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्प्रिंग एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट. जब इसको हम इधर पुल करते हैं एफ से तो क्या होता है कि स्प्रिंग ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक, राइट? जब इसको उधर पुल किया तो इट ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक. फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. इफ सपोज सेकेंड केस हमने स्प्रिंग में ऐसा किया, फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, इधर फोर्स लगाया तो स्प्रिंग विल ट्राई टू पुश इट, तो ये उधर पुश करेगा, फोर्स लगाएगा. इधर खींचेंगे तो इधर लगाएगा, और जब इधर पुश करेंगे तो इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. इट इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग. ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स वैसे हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. Frictional force is also a contact force. So frictional force होता क्या? थोड़ी सी idea, because a separate chapter is there for friction, and that we will discuss in length. And very important chapter, and a lot of questions are being asked in JEE Mains and advanced, even in the board examination also. And this is the conceptual chapter. As a matter of fact, this laws of motion itself is very much conceptual. Very important chapter is this. Newton's laws of, in fact, it is Newton's laws of motion. In short, we say it is laws of motion. So, what is frictional force? When two surfaces are in contact, right? This experience of friction you must have felt. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसको आप पुश करते हो, so जमीन पर अगर पुश करते हो तो उतना जल्दी आगे नहीं जाता है. अगर ऑयली सरफेस है तो पुश करते होते इजीली जाता है. सो वी आर यूजिंग लुब्रिकेंट्स एंड वेरियस मशीन्स, राइट? लुब्रिकेंट्स क्या करता है? ये फ्रिक्शन को कम करता है. टू सरफेसेस व्हेन दे कम इन कांटेक्ट एंड देयर इज रिलेटिव मोशन, राइट? वेयर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, देन देयर इज फ्रिक्शन, राइट? फ्रिक्शन कम्स इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन. दो ऑब्जेक्ट है, ऐसा दोनों एक साथ मूव कर रहा है, सो फ्रिक्शन इज जीरो. जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा, मींस विथ रिस्पेक्ट टू वन सरफेस अनदर सरफेस इज इन मोशन और ट्राइंग टू मूव. हम फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉक्स रखा हुआ है जमीन पर, हम उसको पुश कर रहे हैं, राइट? पुश करने जा रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है. क्यों नहीं जा रहा है? हम तो फोर्स लगा रहे हैं. सो इट शुड मूव बट इट डजंट मूव जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट? हम एक लिमिट के बाद वो बॉक्स आगे जाने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट वी विल डिस्कस लेटर. सो आइडिया है व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट एंड देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, तभी उसमें फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस आता है. और देयर इज इफेक्ट इज ट्राइंग टू स्लाइड वन ओवर द अदर, तब वहां पर फ्रिक्शन की बात आती है. तो देखो, ये है एक सरफेस, ऑब्जेक्ट का दूसरा सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में है. अब इस पर हमने एक फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? इट विल ट्राई टू पुश इट, मींस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है. इनिशियली बोथ, दिस इज द ग्राउंड, राइट? ग्राउंड बोले या कोई अदर सरफेस बोल दो, एट रेस्ट ले लिया हमने, राइट? अब ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है. अब फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, राइट? बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन दोनों के बीच में, राइट, फ्रिक्शन लगता है. ड्यू टू फ्रिक्शन exists due to relative motion between the
surfaces in contact. It is very important. थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं फ्रिक्शन का, दोनों के बीच में फ्रिक्शन, तो सरफेसेस कांटेक्ट में आ गए तो उसमें फ्रिक्शन की बात आ जाती है। सो फ्रिक्शन का आइडिया क्लियर हो गया कि व्हेन द सरफेस ऑन contact and there is relative motion between the surfaces, then friction comes into picture. So 4 different types of contact forces I have taken and इसका यूज जो है, इसका एप्लीकेशन जब लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत आने वाला है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल फर्दर प्रोसीड विद द लॉज ऑफ मोशन। अभी इसमें कुछ बातें और डिस्कस करेंगे। हम लोग हमेशा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट? ये आपने बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा आपने, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट। सो मास होता क्या है? कभी कभी वेट एंड मास को हम सिनोनिम समझ लेते हैं कि भाई ठीक है, मास और वेट दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट। मास को हम वेट नहीं बोल सकते हैं, वेट को मास नहीं बोल सकते हैं। सो मास और वेट के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका एप्लीकेशन फ्यूचर में बहुत होने वाला है। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये तो किसी मैटर से बना हुआ है, राइट? सो क्वांटिटी ऑफ मैटर in the object is called the mass. That is not the weight. So we will define mass as the quantity of matter present in the object is called mass, and it is denoted by m. m, small m, capital M, what not. So इस चीज को समझो आप कि मास क्या है, जो जिस मैटर से वो बना है उसमें क्वांटिटी कितनी है, राइट? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर टेल्स द मास। अब बात आती है वेट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसका ये ले लिया, तो इसमें जो जिस मैटर का ये बना हुआ है क्वांटिटी कितनी है वो ये बता रहा है, राइट? एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस, क्वांटिटी बता रहा है उसमें। एंड देन कम्स सेकेंड इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट एंड मास, दीज आर नॉट सिनोनिम्स। मास की जगह वेट, वेट की जगह मास हम बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज वेट? इट इज अ फोर्स। Weight is the force by which the earth pulls towards itself. अर्थ जो है जिस फोर्स से पुल करता है, that is called the weight of an object, right? Actual weight. But weight when it is measured in different situations, तो weight को हम अलग अलग भी हम मेजरमेंट में आ सकता है। सपोज किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम वेट यूज कर रहे हैं, सो दैट विल बी डिफरेंट। अगर हम स्प्रिंग बैलेंस लेकर के हम वेट मेजर कर रहे हैं एक सिचुएशन, अलग सिचुएशन में, व्हेन दी जिसमें जहां मेजर कर रहे हैं वो खुद एक्सेलरेट हो रहा है, राइट? सो उसमें हो सकता है कि वो मेजरमेंट अलग आ जाए, लेकिन वेट एक्चुअली इट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? सो वेट इज द फोर्स, it is the force with which the object is pulled by the earth towards itself. So it is a force. Since it is a force, it is a vector quantity. Right? Try to understand. It is a force, that is why it is a vector quantity. Force itself is vector quantity. Force is a vector quantity. Right? This is important.
and its unit is unit of force. Unit of force. अभी इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और लिखते हैं तो लिखते हैं न्यूटन, राइट. एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड MKS और SI यूनिट, राइट. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल N और न्यूटन भी, राइट. एंड MKS और SI unit is this. And another unit is there that is called CGS unit. Is called dyne. Dyne is the CGS unit of force. So basic idea of force we have got.